हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इस चैप्टर की पूरे चैप्टर की कहानी हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करी थी। और उसके बाद हमने फर्स्ट पार्ट देखा था सामाजिक परिवर्तन का युग। इसमें हमने जाना था कि रेडिकलवाद कौन होते हैं, रूढ़िवादी कौन होते हैं, उदारवादी कौन होते हैं, समाजवादी, राष्ट्रवादी और साम्यवादी, सबके बारे में हमने जाना था। और सेकंड पार्ट में हमने जाना था कि जो फरवरी में जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति 1905 में, वो किस तरह से हुई थी, क्या कारण थे, ठीक है, किस तरह से समाजवाद की वजह से और राष्ट्रवाद की वजह से वो क्रांति भड़की, किस तरह से चीजें हुई, वो हमने सारा विस्तार से कर लिया था। आज हम देखेंगे पार्ट 3, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। और अगर अभी तक आपने वो पूरी कहानी नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, या फिर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी की। एक है एमसीक्यू की और एक है थ्योरी की। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। पहले ज्योग्राफी की वीडियोस खुलेंगी, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पहले कराई है, और उसके बाद हिस्ट्री की खुलेंगी। ठीक है, और ये जो साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है, ये सभी मैंने पढ़ाई है 6 से 10 तक की। मोस्टली बुक मैंने आपकी एसएसटी वाली कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि पेट्रोग्राद में फरवरी की क्रांति कैसे स्टार्ट हुई, क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, तो जो 1905 में क्रांति हुई थी फ्रांस की, उसके उसके तत्कालीन कारण क्या थे कि मजदूरों के घंटे बहुत ज्यादा थे काम करने के, 10 से 12 घंटे वो मजदूर काम कर रहे थे। फिर गरीबों के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था राजा वहां का जार, जिससे उनको राहत मिले। ठीक है, टैक्स में कुछ छूट मिले या उनको खाने की सामग्री थोड़ी सस्ती मिले, इस तरह का कुछ भी नहीं किया उसने। तो बहुत ज्यादा जनता में आक्रोश था, है ना। और मेन कारण जो था वो था कि जो राजा था जार, वो 1905 में जापान से हार गया था। जापान एक बहुत छोटा देश है रूस के हिसाब से। ठीक है, रूस तो बहुत बड़ा है और जापान कैसा है, बहुत छोटा सा है। तो रूस जो है वो जापान से युद्ध को हार गया था। इसकी वजह से भी जनता में आक्रोश था। और क्योंकि युद्ध की वजह से वहां पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग सेना में भर्ती हो रहे थे, और वो लोग भी सेना में भर्ती हो रहे थे जो किसान थे, तो उनकी वजह से थोड़ी और दिक्कत बढ़ती रही। और जो खाने की सामग्री थी महंगी हो गई, कपड़े वगैरह सारी चीजें महंगी हो गई, तो जनता की पहुंच से सारी चीजें बाहर थी। तो उस क्रांति का कारण ये रहा। ठीक है, फिर जब क्या हुआ कि जो राजा है उसने धीरे धीरे जो आक्रोश है वो शांत करा दिया। ठीक है, उन्होंने जनता के कहने पर ड्यूमा की स्थापना कर दी। ड्यूमा माने संसद। ठीक है, जैसे हमारे भारत में संसद है, उसी तरह से वहां पर संसद को ड्यूमा बोलते हैं। तो ड्यूमा की स्थापना हो गई। ठीक है, और राजा नहीं चाहता था कि जो ड्यूमा है वो ठीक से काम करे, क्योंकि अगर ड्यूमा ठीक से काम करेगी, ड्यूमा ठीक से चलेगी, तो फिर क्या होगा, राजा की सारी शक्तियां छिन जाएंगी, है ना। फिर राजा कैसा रह जाएगा, ना मात्र का राजा रह जाएगा, वो कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि ड्यूमा अपने हिसाब से काम करेगी। तो वो बार बार उसको क्या करता था, बर्खास्त कर देता था, यानी कि ड्यूमा को खत्म कर देता था। जब सबसे पहली बार हुई थी ड्यूमा स्टार्ट, तो उसने 2.5 महीने चलने दी थी, फिर दोबारा में 3 महीने चलने दी थी, और तीसरी बार में उसने क्या किया कि अपने रूढ़िवादी लोग ही उसमें भर लिए, ताकि कोई भी राजा का विरोध ना कर सके। तो ये सारी चालाकियां चल रही थी राजा की, और धीरे धीरे जनता देख रही थी इनको। तो 1905 से, ठीक है, 1905 की जो क्रांति हुई, उसमें जिन जिन बातों को लेकर क्रांति हुई, वो सारी फैसिलिटी राजा ने नहीं दी। ठीक है, और उसकी वजह से जनता में आक्रोश था। और अब जो 1917 में घटना हुई, वो कहीं ना कहीं इस क्रांति का सही परिणाम नहीं मिला, उसकी वजह से हुई थी। ठीक है, अगर राजा ने 1905 में जो जो मांगे की थी जनता ने राजा से, अगर उनको मान लिया होता, तो शायद 1917 में ये नहीं होता। ठीक है, आइए देखते हैं। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर बसाया गया है। और शहर की बनावट किस तरह की थी कि मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तरफ थे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये शहर है, ये रूस है। ठीक है, रूस में एक नदी है, क्या नाम है उसका, नेवा नदी। ठीक है, ये मान लो नेवा नदी है। तो इसके दाएं तरफ कौन है, मजदूर रह रहे हैं, और बाएं तरफ कौन है, बाएं तरफ अमीर लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बसाया गया था। तो नदी के इस पार गरीब लोग और इस पार अमीर लोग रह रहे थे। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके विंटर पैलेस,
ये राजा का पैलेस था, यानी कि राजा का महल था, और सरकारी इमारतें थी। ठीक है, यानी कि अच्छे लोग जो मतलब अमीर लोग जो थे वो बाएं तरफ थे। ठीक है, नेक्स्ट है जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी उसी तरफ था। मतलब जिधर राजा रहता था वहीं ड्यूमा भी थी, वहीं फैशनेबल लोग रहते थे, सब कुछ सब सारे जो मालदार लोग थे वो उधर ही रहते थे। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थ की भारी कमी पैदा हो गई। ठीक है, क्यों हो रही थी? एक कारण ये भी था कि उस समय जो रूस था वो द्वितीय विश्व युद्ध में उसने पार्टिसिपेट कर रखा था। ठीक है, तो युद्ध में जब उसने पार्टिसिपेट कर रखा था तो रोज रोज सेना के लिए खाना है, पीना है, सारी चीजों की जरूरत होती है सेना के लिए, बम धमाके की भी जरूरत होती है, तो वो कहाँ से जाएगा? वो देश में से ही जाएगा, देश के अंदर से ही जाएगा वो पैसा। तो उस अगर कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो ऑटोमेटिक उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो जाती है ना? तो युद्ध हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि जब कुछ भी ना बचे तब ही युद्ध करो। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि जो युद्ध है वो हमेशा अंतिम होना चाहिए, कि अब कुछ हो ही नहीं सकता इसलिए युद्ध करना है। युद्ध हमेशा फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए। तो रूस की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गया था, जबकि उसके देश की हालत पहले से ही इतनी खराब थी। तो जास को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा किल्लत हो रही है, उसके बाद भी वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए वो सेकंड सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार में कूद गया। और वहां पर उसने क्या किया कि जो जनता के खाने पीने का सामान था वो भी वहां जा रहा था सेना के लिए, और जो अच्छे शरीर वाले लोग थे, जो स्वस्थ मानसिकता जिनकी थी, उनको भी उसमें भर्ती कराया जा रहा था। तो मजदूरों की भी कमी पैदा होने लगी, खाद्य पदार्थ की भी कमी पैदा होने लगी। तो सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं युद्ध की वजह से ही हुई। ठीक है, उस साल ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि वे निर्वाचित सरकार बची रहे। ठीक है, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव द्वारा संसद में आए हैं लोग, वो सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। अब जब तीसरी बार ड्यूमा में प्रतिनिधि आए चुनकर, तो फिर राजा क्या कोशिश कर रहा था कि ड्यूमा को भंग कर दो, क्योंकि ड्यूमा मना कर रही थी, कि ड्यूमा बार बार बोल रही थी कि भाई युद्ध बंद करो, जनता परेशान है, जनता के पास खाने को कुछ नहीं है। अब जितना भी अनाज पैदा हो रहा था ज्यादातर वो सेना को भेजा जा रहा था, लोगों को नहीं बच रहा था, क्योंकि सेना जो लड़ रही थी वो केवल रूस की ही नहीं थी। ठीक है, बाकी देश भी तो हेल्प कर रहे थे ना रूस की। तो जो देश हेल्प करने आएंगे रूस की, उसको खाना कौन खिलाएगा? रूस ही खिलाएगा ना। आपके घर में कोई आदमी आए आपकी हेल्प करने, 2-4 दिन रहे, तो आपको उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा, आपको अपने कपड़े तो पहनाने पड़ेंगे उसको। ठीक है, जगह भी देनी पड़ेगी रहने के लिए। तो और जो सैनिक आ रहे थे और देशों के रूस की हेल्प करने के लिए, उनको भी खाना पहुंचाना पड़ रहा था रूस को। तो इस तरह से क्या हुआ, किल्लत होने लगी खाने पीने की। ऊपर से भीषण बर्फबारी हुई, तो बर्फबारी की वजह से फसल खराब हो गई होगी, तो वैसे ही वहां पर खाने की कमी हो गई। ठीक है, अब वो विदेश से भी नहीं मंगा सकता था। क्यों नहीं मंगा सकता था? क्योंकि जो दुश्मन देश थे उसके जहाजों को वो पानी में डुबा देते थे, है ना? वो मदद नहीं जान दे रहे थे उसके लिए, रूस के लिए। जैसे अभी गाजा पट्टी में हो रहा है कि युद्ध हो रहा है, बाहर से कोई अगर उनकी मदद करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि खाने पीने की सामग्री वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, चारों तरफ युद्ध ही चल रहा है। खाने पीने की सामग्री जाएगी तो जो दुश्मन देश के लोग हैं, या मतलब अन्य लोग हैं, आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं, वो जाने नहीं देंगे जनता तक खाना। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हमें जब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मालिक जो है हमें सुविधाएं नहीं दे रही है, तो हम क्यों काम करेंगे फैक्ट्रियों में? ठीक है, एक तो 10-12 घंटे काम करो, ऊपर से खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा, रहने को ठीक से नहीं मिल रहा। तो क्या हुआ, 22 फरवरी से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। कौन सी? जो क्रांति पेट्रोग्राद में शुरू हुई थी, और कब हुई थी? फरवरी में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 फरवरी को हुई थी, दाएं तट पर। क्योंकि जो दाया तट था उस पर क्या था, वो गरीब लोग रहते थे। तो दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूर ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी, क्योंकि विश्व युद्ध में आदमी गए थे काफी मात्रा में, तो औरतों ने मोर्चा संभाल लिया था यहाँ पर। तो औरतें, जैसे फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में युद्ध के लिए आदमी बाहर जा रहे थे, तो क्या कर रही थी औरतें? औरतें खुद उन्होंने अपने हाथ में ली सारी चीजें, उन्होंने घर भी चलाना शुरू कर दिया और बाहर से कमाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आए ये युद्धों की वजह से ही आए, क्योंकि युद्ध होते हैं तो ज्यादातर आदमी युद्ध में जा रहे हैं, अच्छे आदमी युद्ध में जा रहे हैं, जो शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो चले गए, अब थोड़े वैसे लोग रह जाते हैं। तो और फिर औरतों को
काम करने के लिए आगे आना ही पड़ता है। तो औरतें भी कारखाने में काम करती थी, तो औरतों ने भी ने हड़ताल शुरू कर दी। इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि महिलाओं ने भी आंदोलन छेड़ा था। ठीक है? तो इस दिन को मतलब 22 फरवरी को क्या बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि महिलाओं ने भी जो रूस में क्रांति हुई थी, उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है? उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है आंदोलनकारी जनता बस्ती पार कर राजधानी के बीचों-बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गईं। यानी कि वो उन्होंने क्या किया कि जो नदी थी उसको पार करके वो राजधानी तक आने लगी। ठीक है? इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन में सक्रिय रूप से संगठित नहीं थी और संचालित संचालित नहीं कर रही थी। यानी कि ये जो जितनी भी पार्टी थी, वर्ल्ड श्रमिक थी या डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये अभी तक नहीं आई थी। जब जहाँ पर आंदोलन स्टार्ट हुआ, वहां तक वो नहीं आई थी। ठीक है? उसके बाद उनकी एंट्री होगी। जो जितनी भी पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, जिनके नेतृत्व में बाद में क्रांति सफल होगी, वो अभी तक नहीं आई थी। ठीक है? जब तक ये इन्होंने हड़ताल शुरू करी। तो आप मान सकते हैं कि ये जो क्रांति थी, ये मजदूरों ने छेड़ी थी। जैसे भारत की जो क्रांति थी 1857 की अगर हम बात करें, तो किसने छेड़ी थी? वो छेड़ी थी हमारे यहाँ की जो पुलिस में भर्ती थे लोग, अंग्रेजों की पुलिस में जो भर्ती थे लोग, उन्होंने छेड़ी थी। है ना? मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट हुई थी मेरठ से। तो इनके यहाँ जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, वो किसकी वजह से? वो मजदूरों की वजह से। इस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित एवं संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों में मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। जब नदी पार करके ये अमीर लोगों के पास पहुंचे, फैशनेबल लोगों के रिहायशी इलाकों में पहुंचे, तो इन्होंने क्या किया? घेराबंदी कर ली। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो श्रीलंका है, उसका उसमें जो राष्ट्रपति भवन है, उसको घेर लिया था लोगों ने, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ भी जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रहा था। और वहां पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया, और बाद में देखते ही देखते 1-2 दिन में ही उन्होंने राजा को बाहर निकाल के फेंक दिया। ठीक है? मतलब जो राष्ट्रपति थे, वो देश छोड़कर भाग गए, और उन्होंने कब्जा कर लिया था राष्ट्रपति भवन पर। तो इस तरह से ही करने की कोशिश यहाँ पर हुई। रूस के जो मजदूर थे, वो कर रहे थे, लेकिन राजा ने क्या किया? राजा ने कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है? जार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। मतलब जब लाठीचार्ज हुई होगी या बल का इस्तेमाल किया गया होगा, तो वहां से उस समय वो चले गए होंगे। ठीक है? जो भी आंदोलनकारी हैं। लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात कर दिया। देखो, पहले बाइक तो चलती नहीं थी। आजकल पुलिस वालों के पास क्या है? बाइक है। पहले बाइक तो चलती नहीं थी, तो घोड़ा चलते थे। ठीक है? तो घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया कि कोई भी जो लोग है वो आंदोलन ना करें। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ठीक है? उसने क्या किया? वो तो इसी फिराक में था ना कि ड्यूमा को कभी भी बर्खास्त कर दूं किसी भी बहाने से, ताकि मेरी चले। ठीक है? राजा तो यही चाहता था कि ड्यूमा काम करे ही ना। ठीक है? देखो, ड्यूमा इस तरह से थी। नेक्स्ट है इसमें, सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। अब जो जब ड्यूमा बर्खास्त हो गई, तो ड्यूमा के जो नेता थे, जो जनता की भलाई के बारे में काम करना चाहते थे एक्चुअल में, उन्होंने राजनीतिक बयान देने शुरू करे कि भाई राजा तो तानाशाही कर रहा है, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है इसमें, 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हुए। ठीक है? बाएं तट पर कौन रहता था? राजा। ठीक है? राजा की तरफ को इकट्ठा हुए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। देखो, अगर आप नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नोट्स मत बनाना, मैं हमेशा आपसे मना करती हूँ। आप क्या करना है, ये जो साइड में जगह खाली होती है ना इधर उधर, उस पर लिख लेना। और देखो, पूरा सीरियल वाइज इसमें दिया हुआ है, डेट वाइज, कि 22 को क्या हुआ, 22 से स्टार्ट हुई थी तालाबंदी। ठीक है? 24-25 को क्या हुआ कि लोग इकट्ठा हुए, है ना? फिर दोबारा से लोग इकट्ठा हुए। 25 फरवरी को क्या हुआ? ड्यूमा भंग हो गई। 26 को क्या हुआ? प्रदर्शनकारी जो है वो बाइन तट पर पहुंच गए, यानी कि राजा के महल के सामने पहुंच गए। 27 को क्या हुआ? 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि पुलिस वालों को पहले पुलिस वालों को घेरो, क्योंकि हम पर ये लोग अत्याचार करेंगे। जो आंदोलनकारी है ना, उन्होंने ऐसा सोचा कि पुलिस को पहले कब्जे में लो। ठीक है? राजा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर पुलिस हमारे कब्जे में हो जाएगी। तो उन्होंने पुलिस वालों का जो मुख्यालय था उसको तहस नहस कर दिया, और उन्होंने नारे लगाए, रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों की कमी। उन्होंने बोला राजा से, रोटी हमें चाहिए, हमें प्रॉपर तनख्वाह चाहिए जो हमें नहीं मिल रही है, काम के घंटों को कम करना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं अगर मेहनत का काम करें तो। और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते
असंख्य लोग सड़कों पर जमा होने लगे। उन्होंने कहा कि अब हमें इसका जार का शासन नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए लोकतंत्र। ठीक है, सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार भी घुड़सवारों को तैनात कर दिया। एक बार फिर बोला कि भाई जो जो भी पुलिस है वो क्या करें, वो तैनात हो जाए और ये जो आंदोलनकारी है इनको हटाएं। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो भी जान रहे थे कि जो प्रदर्शनकारी है वो सही है। ठीक है, एक ही घर का कोई एक बेटा फौज में भर्ती है, ठीक है, सेना में भर्ती है, और उसी घर का कोई बेटा जो मजदूर है, तो जो सिपाही है वो समझ रहा है ना कि मेरा भाई किस कौन कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो सिपाहियों को भी पता था कि कहीं ना कहीं इनके साथ जाती हो रही है, मजदूरों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। राजा जो है वो अननेसेसरी शोषण कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया, सिपाहियों ने मजदूरों का साथ दिया। ठीक है, गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली मार दी। यानी कि अफसर जबरदस्ती कर रहा होगा कि नहीं गोली चलाओ इन पर, अफसर मान नहीं रहा होगा, और जो सिपाही थे वो गोली नहीं चलाना चाहते थे मजदूरों पर, क्योंकि उनको पता था कि मजदूर सही है और राजा गलत है। ठीक है, तो उन्होंने अपने ही अफसर को मार दिया। ती, अ, तीन दूसरी तीन दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी। ठीक है, ये उसका रेजिमेंट का नाम होगा। और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। अब क्या हुआ कि सेना भी मिल गई और मजदूर, ठीक है, दोनों मिल गए। अब मजदूरों के साथ हो गई पुलिस। पिछली बार पुलिस मजदूरों के साथ नहीं थी, तो वो जो क्रांति थी वो इतनी ज्यादा चरम पर नहीं जा पाई। ठीक है, मतलब लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया था पिछली बार। क्यों नहीं हुआ था 1905 में? क्योंकि जो पुलिस थी उसने मजदूरों का साथ नहीं दिया था। इस बार क्या हुआ कि मजदूरों का साथ दिया पुलिस ने, और पुलिस जो थी उस समय रूस की जो पुलिस थी वो मिल गई मजदूरों के साथ। ठीक है, मजदूर कहाँ के हैं? ये पेट्रोगार्ड के हैं। पेट्रोगार्ड को पहले किस नाम से जाना था? पहले किस नाम से जाना जाता था? पीट्सबर्ग के नाम से। ठीक है, पहले सेंट पीट्सबर्ग के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब 14 और 15 में जो युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, उसमें क्या हुआ कि जर्मनी से वो हार रहा था, राजा हार रहा था। ठीक है, मतलब रूस हार रहा था, जो जार निकोलस द्वितीय था वो हार रहा था। तो जो सेंट पीट्सबर्ग जो है, जो ये जो शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? ये जर्मनी भाषा का है। तो जर्मनी का विरोध करने के लिए जनता ने अपने शहर का नाम ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि जो दुश्मन देश है हम उसका नाम नहीं, उसकी भाषा का नाम अपने देश के किसी भी शहर में नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया? पेट्रोगार्ड कर दिया। ठीक है, इंग्लिश में उसको पेट्रोगार्ड बोलते हैं, तो उसको पेट्रोगार्ड कर दिया। अब क्या हुआ कि उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उस इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा बैठक करती थी। ठीक है, मतलब संसद में ही जमा हो गए। जहां संसद में बैठक हुआ करती थी वहां चेयर भी थी, बैठने की पूरी व्यवस्था थी। जैसे ड्यूमा बैठती थी वैसे ही मजदूर आए वहां पर, मजदूर और पुलिस आकर बैठ गई और मिलकर वो उन्होंने अपना टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया राजा के खिलाफ। ठीक है, अब देखो जो रूस है उसको 19, देखो ये जो साइड में जगह होती है ना इसमें लिख लिया करो, कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आप क्या क्या उतारोगे। देखो 1991 में क्या हुआ कि जो ये रूस है ये आगे जाकर इसमें बहुत सारे देश थे जो इससे अलग हो गए थे, है ना। इसमें 15 देशों का विघटन हुआ था, और 15 देशों के विघटन में एक देश बना था रूस, जिसको आज आप रूस के नाम से जानते हैं। ये पहले कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। सोवियत संघ में कितने देश थे? कुल मिलाकर 15 देश थे। ठीक है, 15। अब ये जो आप कहानी सुन रहे हो, ये जो आप पूरी की पूरी कहानी सुन रहे हो रूस की क्रांति की, इसमें ये 15 देश शामिल है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? पहले सोवियत संघ बोला जाता था। पूरे की पूरे रूस को, रूस और 15 देश मिलाकर इनको बोला जाता था सोवियत संघ, है ना। और जब इसका विघटन हो गया तो ये 15 देश अलग अलग हो गए, और उनमें से ये एक देश है रूस, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं। देखो ये 15 देश कौन कौन से थे, मैंने आपको पहले ही बताया है, आज फिर बता रही हूँ कि जो सोवियत संघ था उस समय जो क्रांति चल रही थी उस समय ये इतना छोटा सा नहीं था। मतलब रूस जो है, जो आज का रूस आपको दिखता है, ये इतना नहीं था। इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लुथानिया, मालदोवा, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये जो 15 नाम मैंने लिए हैं ये सारे की सारे 15 देश शामिल थे जब क्रांति हुई। और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि रूस से हमें अलग होना पड़ेगा तभी हमारी तरक्की हो पाएगी। तो भाषा के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कब हुआ था? विक्टन 1991 में हुआ था। ये शायद आपको 10th क्लास में देखने को मिलेगा। तो
इसको क्या बोला जाने लगा, पूरे के पूरे इन सभी देशों को क्या बोला जाने लगा, सोवियत संघ बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था, सोवियत संघ। अब पता चली कि सोवियत की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सोवियत की शुरुआत हुई थी जब सिपाही और मजदूर दोनों मिल गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, सोवियत का गठन किया था, या सोवियत का गठन किया था, या परिषद का गठन किया था। ठीक है, तो सोवियत संघ के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि रूस और ये जो 14 देश हैं जिनके अभी मैंने नाम लिए, वो सभी मिलाकर है ना। और क्रांति के समय ये सारे के सारे जो थे ये एक ही थे। जैसे हमारे भारत में पाकिस्तान भी था, अगर हम 1947 से पहले की बात करें तो भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, है ना। उससे पहले अफगानिस्तान भी था। तो ये जो धीरे धीरे भारत से कटते चले गए, जैसे जैसे चीजें खराब होती चली गई, क्या अंग्रेजों ने किया ये सब, तो ये धीरे धीरे चीजें अलग अलग हो गई। तो उसी तरह से रूस के साथ हुआ था। ठीक है, ये 10th क्लास में हम पूरी कहानी देखेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो रूस से ये 15 देश अलग हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, अगले अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। ठीक है, सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। जो ये जो मीटिंग हुई सोवियत की, है ना, जो मजदूर और जो सैनिक थे वो जो मिल गए थे, तो उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया कि भाई अब जो राजा है उसको राजगद्दी से उतारो और शासन जो होगा अब लोकतंत्र द्वारा होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सेना के कमांडर को भेजा राजा को समझाने के लिए कि भाई सेना के कमांडर तुम बात करो राजा से और राजा से कहो कि गद्दी छोड़ दे वो। इस पर एक वो भी है, लाइन भी है कि जार से कह रहे हैं वो सैनिक सैनिक कमांडर कि जार आप सिंहासन छोड़ो कि अब जनता आती है। ठीक है, मतलब जनता आने वाली है, महल को घेरने वाली है, आप पहले ही सिंहासन छोड़ दीजिए। शांति से छोड़ दोगे तो आपकी जान बच जाएगी, वरना तो गुस्से में भीड़ क्या कर दे कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें उसने कमांडर की बात मान ली। ठीक है, राजा को भी पता था कि पटेंगे बहुत अगर इनकी बात नहीं मानी, तो मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। ठीक है, लड़ाई कब से स्टार्ट हुई, 22 फरवरी से, और गद्दी कब छोड़ दी, 2 मार्च को छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने, सोवियत कौन था, जो मजदूर और सैनिक थे वो मिलकर थे सोवियत, और ड्यूमा ड्यूमा थी संसद के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। ठीक है, अंतरिम सरकार किसको बोलते हैं, अंतरिम सरकार का मतलब होता है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो जब भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, तो भारत देश आजाद कब हुआ, भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, 1947 में आजाद हुआ था। और भारत में संविधान कब लागू हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, 1950 में पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। और आम चुनाव कब हुए थे, आम चुनाव हुए थे 1952 में। अब देखो 1952 से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमारा जो देश है वो चलने लगा था, है ना। लेकिन आजाद कब हुआ था, 1945 में। ठीक है, 15 अगस्त 1945 को हुआ था। अब ये जो टाइम पीरियड था 5 साल का, इसमें क्या हुआ कि अंतरिम सरकार बना ली। अंतरिम सरकार का मतलब है कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आज 15 अगस्त है, हमारा देश आजाद हो गया, आज से हम इन इन लोगों को नेता के रूप में चुनते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को काम दे दिया ऐसे ही ओरली, वो उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा, पर जो भी उस समय क्रांति में हिस्सा ले रहे थे, किसी को काम दे दिया कि भाई ठीक है तुम रेल से रिलेटेड काम देखो, किसी को काम दे दिया तुम खाने से रिलेटेड काम देखो, है ना, मतलब पूरे देश को मैं जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराओ। किसी को काम दे दिया कि भाई तुम लोग जो है वो संविधान बनाओ। किसी को काम दे दिया कि तुम ये देखो राजनीतिक व्यवस्था देखो। किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। तो जो क्रांति कर रहे थे उस समय लोग, जो सोवियत के लोग थे, जो मजदूर थे और जो सैनिक थे और जो ड्यूमा के कुछ नेता थे, उन्होंने क्या किया, मिलकर अपनी एक अंतिम सरकार बना ली, कि मतलब उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि कौन आदमी किस पद पर जाएगा, है ना। तो उन्होंने, ये जो अंतिम सरकार होती है ये अस्थायी होती है, ये कब तक के लिए होती है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। ये 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि चुनाव कब तक होंगे। ठीक है, तो कोई भी देश आजाद होता है उसमें तुरंत की तुरंत तो चुनाव नहीं हो सकते, कम से कम चुनाव की प्रक्रिया में 6 महीने लग जाते हैं। तो हर देश में जो भी देश आजाद होता है तो शुरू शुरू में अंतिम सरकार बना ली जाती है, मतलब अस्थायी रूप से लोगों को काम बांट दिया जाता है कि भाई तुम लोग जो है ये काम कर लेना। और जब चुनाव होंगे तो फिर जनता चुन के भेजेगी कौन कौन सा नेता चुनेगी। ठीक है, उस हिसाब से फिर देश चलाया जाएगा। तो इस तरह से ही हमारे भारत में भी हुआ था कि अंतिम सरकार पहले ही बन गई थी, और जो आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान को सौंप दी जाए। ठीक है, यानी कि जो लोकतंत्र देश होते हैं वो संविधान से ही चलते हैं।
उन्होंने कहा कि अब जो भी फैसला लेना है ये ड्यूमा को लेना चाहिए और ड्यूमा की देखरेख में क्या बनाया जाना चाहिए, संविधान। ठीक है, अपने देश को भी संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने लग गए थे, 18 दिन। तो उसी तरह से इनको भी टाइम लगा होगा। तो इस हिसाब से ही इन्होंने ये जो बात है कही। उसका चुनाव सार्वभौमिक मत अधिकार के आधार पर होना चाहिए। सार्वभौमिक मत अधिकार का क्या मतलब है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है ना, या चाहे कोई अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ इन्होंने ये बात कही। ठीक है, पर यहाँ भी महिलाओं को वोट डालने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र जो है वो कायम हो गया। ये जो फरवरी की जो क्रांति हुई वो सफल हो गई। ठीक है, कब हुई? 2 मार्च के बाद। नेक्स्ट देखो, ये जो महिलाएं हड़ताल कर रही थी उस समय, है ना, तो मैंने बताया ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया जिस दिन से महिलाएं भी उतरी इसमें क्रांति में, ताला हड़ताल जो की थी फैक्ट्रियों की। तो उससे ही रिलेटेड ये एक पैरा दे रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो आप देख सकते हैं। उसने महिला के पास कर्मचारी आए कि भाई लो, हम तुम्हारे लिए रोटी लेके आए हैं और तुम्हें सुविधाएं दी जाएंगी और तुम जो फैक्ट्रियां हैं उनकी हड़ताल खत्म करो और काम पर वापस आओ। तो उस महिला ने बोला कि केवल मेरे रोटी खाने से थोड़ी ना कुछ होगा, केवल मेरा पेट भर जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक सबको सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी जब तक मैं काम पर नहीं लौटूंगी। उसने बोला केवल मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, जो मेरे साथ के हैं जितने भी लोग हैं उन सबको सुविधाएं दीजिए। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग बॉक्स होते हैं, इन बॉक्सों को आप पढ़ लिया करो। ठीक है, वैसे भी इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो ही जाता है, टीवी देखने में, फोन देखने में, इधर उधर बात करने में। इससे अच्छा इन कॉलमों को पढ़ो तो कहानी आपको ज्यादा याद रहेगी। ठीक है, जितने विस्तार से आप कहानी को सुनेंगे, जितनी बड़ी कहानी होगी उतने ही अच्छे से आपको चैप्टर याद रहेगा। तो आप सारी चीजों को, एक एक चीज को डिटेल में लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट है फरवरी के बाद। अब देखो फरवरी के बाद क्या क्या चेंजेस आए उस समय रूस में। ठीक है, तत्कालीन रूस में, हम कह सकते हैं सोवियत संघ में, है ना, यहाँ पर रूस ही लिखा है लेकिन हम सोवियत संघ बोल सकते हैं उसको, क्योंकि रूस अकेला नहीं था, उसमें 14 देश भी शामिल थे, है ना। तो फरवरी के बाद क्या क्या आए, मतलब जब राजा सिंहासन से उतर गया, अंतरिम सरकार बन गई। ठीक है, अंतिम सरकार काम कर रही है, तो क्या क्या चेंज आए। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। तो जो अंतरिम सरकार में जो मोस्टली जो नेता थे वो कौन से थे? सैनिक अधिकारी थे जिनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी। भूस्वामी थे, मतलब बड़े बड़े लोग थे। और उद्योगपति थे, प्रभावशाली थे। उसमें उदारवादी और समाजवादी जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। उन जो वो थे, जो समाजवादी लोग थे, उदारवादी, ठीक है, उदारवादी कौन थे? जो सबका साथ सबका विकास चाह रहे थे। ठीक है, समाजवादी कौन थे? कि संसाधनों पे सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया, बहुत विस्तार से बता दिया, यहाँ बताने की मुझे जरूरत नहीं लग रही। तो उदारवादी और समाजवादी क्या चाह रहे थे कि अंतिम सरकार से काम नहीं चलेगा, ये तो फिर राजा वाली ही बात हो गई। ठीक है, हम ये तो ऐसे ही चुनी गई है ना, अस्थायी रूप से चुनी गई है। वो क्या चाह रहे थे कि लोकतंत्र कायम करने के लिए प्रॉपर चुनाव होने चाहिए। ठीक है, वो चाहते थे निर्वाचित सरकार होनी चाहिए। निर्वाचित यानी कि चुनाव के द्वारा जो नेता चुन के आते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचित सरकार, है ना। जो एमपी से एमएलए जो आते हैं उनसे जो सरकार बनती है उनको बोलते हैं निर्वाचित सरकार। तो ये जो थे उदारवादी और समाजवादी, ये चाह रहे थे कि लोकतंत्र कायम हो, ना कि बस हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि राजा हट जाए। हमारा उद्देश्य था कि पक्का काम हो। पक्का काम का मतलब है कि लोकतंत्र कायम हो। ठीक है, तो ये चाहते थे। जनसभा अपने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी। ये जो उदारवादी और समाजवादियों के लिए जो पाबंदी लगा रखी थी राजा ने कि भाई कोई भी संगठन नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर संगठन बनाएंगे तो आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो इनका संगठन बनाने पर पाबंदी थी। तो इन्होंने अपनी ये जो पाबंदी थी इसको हटवा लिया। हालांकि निर्वाचित का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। ठीक है, मतलब सोवियतों के हिसाब से ही काम चलने लगा, है ना। नेक्स्ट है इसमें, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, क्योंकि ये गरीब जनता के बारे में सोचते थे, गरीब जनता के लिए काम करते थे। तो राजा को इनकी बात पसंद नहीं आती थी, तो इनका क्या कर दिया था, देश निकाला कर दिया था व्लादिमीर लेनिन का, कि भाई तुम देश छोड़ दो। जो राजा है वो इनके पीछे पड़ गया था, उसने इनके पीछे सेना लगाई थी कि ये देश छोड़ दे और नहीं तो इनको मरवा देते, वो जो राजा था, क्योंकि उसको पता था कि इनकी वजह से ही जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, वो जान रहे हैं अपने अधिकारों को, वो अधिकारों को मांग रहे हैं, तो इनकी वजह से हो रहा था, इसलिए इनको देश निकाला कर दिया। अब जब सारी चीजें शांत हो गई, फरवरी में मार्च तक सब सेटल हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, तो अप्रैल में इनकी वापसी हुई। ठीक है, किसकी? लेनिन की। लेनिन
ने नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध किया। ठीक है, तो इनकी पार्टी कौन सी थी? बोल्शेविक वालों की थी। ठीक है, जो बोल्शेविक थे उन वो वाली पार्टी थी लेनिन की। और लेनिन हमेशा से ये चाहते थे कि जो युद्ध है ये नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा से युद्ध का विरोध करते थे। उन्हें पता था कि भाई राजा बस ये दिखाने के लिए कि हम ताकतवर हैं इसलिए युद्ध कर रहा है, और तो कोई मैटर है नहीं युद्ध करने का। तो अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध करने का क्या मतलब है, क्योंकि भार जो है वो नॉर्मल जनता पे पड़ता है युद्ध का। टैक्स किसको देना पड़ेगा? जनता को देना पड़ेगा, राजा को थोड़ी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो जनता के पर हो रही है। ठीक है, खाने की समस्या, कपड़ों की समस्या, सारी जो प्रॉब्लम है वो जनता के साथ हो रही है। तो बोल्शेविक पहले से ही चाहते थे कि युद्ध ना हो, और ड्यूमा में जो इस तरह के लोग थे जो युद्ध का विरोध कर रहे थे, उनको जो राजा है वो निकाल देता था ड्यूमा से, अन्य अन्य आरोप लगाकर, या फिर पूरी की पूरी ड्यूमा को ही भंग कर देता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बार उसने भंग कर दिया, तीसरी बार उसने अपने ही लोग भर लिए थे उसमें। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। अपने हाथ में लेने से मतलब है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, तो क्या थी? फर्स्ट नंबर पे उन्होंने बोला कि युद्ध बंद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे उन्होंने बोला कि जितनी भी जमीन है वो सारी जमीन किसको मिलनी चाहिए? किसानों को। भूस्वामियों के पास नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े जो महाजन टाइप के लोग हैं उनके पास नहीं होनी चाहिए, जमींदारों के पास नहीं होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? गरीब लोगों के पास होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि बैंकों का क्या कराया जाना चाहिए? राष्ट्रीयकरण, यानी कि बैंकों को सरकारी मान्यता दी जानी चाहिए और पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए बैंक, ताकि जनता अपना पैसा बैंक में रख सके और चीजें जो है वो सामान्य हो सके। नेक्स्ट है, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर उन्होंने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ठीक है, कम्युनिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? साम्यवादी। साम्यवादी लोग कौन थे? जो चाहते थे कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनसे प्रॉपर्टी को छीन कर किसको दे दी जाए? गरीब लोगों में बांट दी जाए, जनता में बांट दी जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि जो मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये जो उद्योगपति हैं, उनसे प्रॉपर्टी को लेकर किसको दे दिया जाए? जनता को दे दिया जाए। वो ये चाहते थे। ठीक है, तो इनकी जो विचारधारा थी वो इस तरह की थी। नेक्स्ट क्या हुआ? तो आप ध्यान रखना कि बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी हुई। क्यों हुई? क्योंकि लेनिन ने ऐसी बात कही कि तुरंत परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुरंत जनता को उसके अधिकार मिलने चाहिए, और जब हमारा देश आजाद हो गया है, हमें जार से छुट्टी मिल गई है, तो सारी चीजें किसके हाथ में आ जानी चाहिए? जनता के हाथ में आ जानी चाहिए। अब जो इसकी पार्टी के लोग थे, लेनिन के पार्टी के लोग थे, उनको भी लग रहा था कि ज्यादा जल्दी हो रहा है, चीजें ना ज्यादा जल्दी हो रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में भी कि जो समाज है वो तुरंत परिवर्तन नहीं चाहता है, वो कैसे चाहता है? धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है। धीरे धीरे चीजें होंगी तो आराम से हो जाएंगी। अगर तुम्हें जल्दी करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कहीं ना कहीं आपको हिंसा अपनानी पड़ेगी, और हिंसा हमेशा गलत होती है। हिंसा मतलब मारपीट, दूसरों के ऊपर अत्याचार करके चीजें ठीक करना, ये क्या होता है? ये हमेशा गलत ही होता है। तो लेनिन का उसके पार्टी के कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि अभी तुरंत ये तीनों बातें जो है वो लागू हो, यानी कि युद्ध बंद हो जाए और ये जो है सारी जो प्रॉपर्टी है वो गरीब लोगों को मिले, है ना। नेक्स्ट क्या हुआ? उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं है, और इसलिए हाल फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। उनको लग रहा था कि जो लोग अस्थायी रूप से चुने गए हैं उनका ही समर्थन करो, उनकी सरकार चलने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन लेनिन का मानना था कि अगर हमने उनकी ही सरकार चलने दी तो धीरे धीरे ये तो वैसे ही शासन हो जाएगा ना जैसे राजा का था। तो ये जो अंतरिम सरकार वाले हैं ये अपनी मनमानी करने लगेंगे, तो फिर ये राजा की तरह अधिकारी बन जाएंगे। लेनिन चाहते थे कि पूरी तरह लोकतंत्र कायम किया जाए। लेकिन अगले ही कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। किनकी? बोल्शेविकों की। अगले कुछ दिनों में क्या घटना घटित हुई वो देखिए। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। ठीक है, गर्मियां पड़ने लगी तो जो मजदूर है वो खुल के आंदोलन करने लगे। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। अब जो मजदूर थे वो क्या करने लगे? कमेटी बनाने लगे। ठीक है, इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे। यानी कि मजदूरों ने क्या किया? यूनियन बनाने शुरू कर दिए, और उन्होंने बोला कि भाई जो फैक्ट्री मालिक थे उनसे बोला कि ये मनमानी नहीं चलेगी, एक तो हमारे घंटे कम करो काम के, हमारी सैलरी बढ़ाओ, ठीक है, हमें सुख सुविधाएं दो रहने की, हर चीज की। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। ठीक है, यानी कि दिन पे दिन क्या बनाए जाने लगे? ट्रेड यूनियन। ठीक है, यानी कि व्यापारिक समितियां बनाई जाने लगी।
सेना में सिपाहियों की समिति बनने लगी, सेना में भी ऐसे होने लगा। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि निधि भेजी। कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस थी जैसे हमारे यहाँ जो पूरा की पूरा क्रांति की कमान थी वो किसके कंधों पे थी? कांग्रेस के कंधों पर। ठीक है, तो पूरे देश के जो राजनेता थे, जो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे थे, वो किसके साथ जुड़ गए? वो कांग्रेस के साथ। ठीक है, यानी कि कांग्रेस में आ गए वो। ठीक है, ताकि वो रूस के लिए अच्छा सोच सके, रूस के हित के बारे में सोच सके। ठीक है, कांग्रेस भी तो यही कांग्रेस ने भी तो यही किया ना हमारे देश में, भारत में उस समय जो आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे जैसे अंतिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। अब क्या हुआ कि जो बोल्शेविक थे उनका प्रभाव ज्यादा होने लगा, क्योंकि भाई गरीब लोगों को क्या चाहिए था? गरीब लोगों को जमीन चाहिए थी, मजदूरों को रहने के लिए व्यवस्था चाहिए थी, उनके घंटे कम होने चाहिए थे, जो भी प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कौन कर रहा था? उनको सॉल्व कर रहे थे बोल्शेविक। ठीक है, जहां जहां बोल्शेविकों का प्रभाव था उन्होंने वहां पर इन सारी चीजों को लागू कर दिया कि भाई अब ऐसे मनमानी नहीं चलेगी किसी भी फैक्ट्री मालिक की, ठीक है, किसी भी सत्ता के आदमी की, कि जो गरीब है उनको सताया नहीं जाएगा। अब जो अंतरिम सरकार थी उसका प्रभाव तो कम होने लगा, जिन्होंने क्रांति दिलाई उनका प्रभाव कम होने लगा, बॉल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा कि भाई ये गरीबों के लिए कौन काम कर रहे हैं? ये बॉल्शेविक कर रहे हैं। तो हमें जनता को समझ में आने लगा कि बॉल्शेविकों का साथ दो, अगर हम बॉल्शेविकों का साथ देंगे तो हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम होगा और ये हमारे लिए काफी सुविधाएं करेंगे। ठीक है, सरकार नेक्स्ट है, सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिश को रोकने लगी। ठीक है, और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जो अंतरिम सरकार थी वो उसने फिर दोबारा से आंदोलन दबाने शुरू कर दिए कि भाई तुम फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ ऐसे आंदोलन मत करो, ये गलत बात है। जो फैक्ट्री मालिक कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, तो मतलब दोबारा से क्या होने लगा? दोबारा से राजा जैसा शासन होने लगा, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है वो मिल गए अंतिम सरकार से, उन्होंने कुछ पैसे वैसे दे दिए होंगे उन नेताओं को कि जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम्हें जो पैसे वैसे चाहिए, घूस चाहिए, वो ले लो। ठीक है, जो तुम्हें रिश्वत चाहिए वो ले लो और काम होने दो। तो अंतिम सरकार किसका साथ देने लगी? दोबारा से फैक्ट्री मालिकों का ही साथ देने लगी। तो मजदूरों को समझ में आने लगा कि जो अंतिम सरकार है वो तो राजा की तरह ही शासन करने लगी, फिर क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा तो बोल्शेविक बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र आ जाए तो जनता का शासन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया जाने लगा। अब बोल्शेविक थे वो भी आंदोलन करने लगे, तो अंतिम सरकार के जो नेता थे उन्होंने उनको दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना और भागना पड़ा। देखो हुआ क्या कि पहले तो देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, किससे? जार से। ठीक है, अनेक अनेक समूह लड़ रहे थे जार से देश को आजाद कराने के लिए, है ना। जार को हटा दिया। अब कुछ लोगों ने मिलकर अंतिम सरकार बना ली। जिन्होंने अंतिम सरकार बना ली वो जिसके पास शक्ति आ जाती है वो उस शक्ति का प्रयोग करता है, तो अब उस शक्ति का वो प्रयोग करने लगे और उन्होंने वैसे ही शासन करना शुरू कर दिया जैसे जार कर रहा था। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि ये जो बॉल्शेविक है इनका ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है, हमारा कम महत्व बढ़ता जा रहा है, तो इन बॉल्शेविकों को दबाओ, इनकी विचारधारा को दबाओ। ठीक है, तो काम तो वही करने लगे जैसे राजा कर रहा था, तो उनका जो प्रभाव है वो कम होने लगा। नेक्स्ट क्या हुआ? गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भू पुनः वितरण के लिए दबाव डालने लगे। अब गांव के जो किसान थे वो कह रहे हैं कि हाँ भाई जो बॉल्शेविक बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं, हमको भी भूमि दो। ठीक है, हमको भी पुनः वितरण यानी कि दोबारा से हमको भूमि बांटी जाए। इस काम के लिए भू समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने भारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, यानी कि जो जमींदार थे उनसे जमीन छीन कर किनको दी जाने लगी? किसानों को। और किस ऐसा कौन चाहता था? ऐसे चाहते थे बोल्शेविक। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य। ठीक है, अब देखो ये प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो गई और लोग ऐसे भाग रहे हैं और जो पुलिस वाले हैं वो गोली चला रहे हैं। ठीक है, कितना भयानक दृश्य है कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। अब कितने लोग इसमें मर गए होंगे। ठीक है, अब ये लड़ाई काफी समय तक चलती रही। लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी में, है ना। फरवरी में क्या हुआ था कि ताला मार दिया था मजदूरों ने फैक्ट्रियों पर कि हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, फरवरी में 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फरवरी के लास्ट तक कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया कि राजा को हटा दिया
और मार्च में अंतरिम सरकार की सत्ता आ गई। ठीक है, अंतरिम सरकार ने शासन कब तक किया? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और सितंबर, यानी कि 6-7 महीने अंतरिम सरकार ने काम किया। और अंतिम सरकार जब राजा की भाषा बोलने लगी, राजा के जैसे शक्तियों का प्रदर्शन करने लगी, राजा के जैसे काम करने लगी, तो बोल्शेविकों ने इसका विरोध किया। ठीक है, 6-7 महीने आपस में ही क्रांतिकारी लड़ते रहे, यानी जो अंतिम सरकार वाले थे उन्होंने भी तो क्रांति में साथ दिया था ना, सब लोग क्रांति में तो साथ थे, बाद में ही अपनी चलाने लगे। तो फिर अक्टूबर में क्या हुआ, अंतिम सरकार को हटा दिया गया और सत्ता में कौन आ गए? सत्ता में आ गए बोल्शेविक। ठीक है, अब देखते हैं इस पैरा में यही बात कही गई है। अब देखो फ्रांस सॉरी, अगर हम दूसरी क्रांति की बात करें तो क्रांति है 3 बार हुई है। पहली हुई है 1905 में। ठीक है, जो सबसे पहली बार क्रांति हुई थी जब राजा का विरोध किया गया था 1905 में, जार का जब विरोध किया गया था। फिर हुई है 1917 फरवरी में। ठीक है, फिर हुई है 1917 फरवरी में। फिर हुई है 1917 अक्टूबर में। ठीक है, तो कितने बार हो गई? 3 बार क्रांति हुई है। कहाँ हुई है 3 बार क्रांति? 3 बार क्रांति हुई है रूस में। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका थी। नेक्स्ट है इसमें, सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। अब सितंबर में उनको लगा, लेनिन को, कि भाई इस अंतिम सरकार को हटाओ, नहीं तो ये तो पूरी तरह राजा की तरह कब्जा कर लेगा देश पर। नेक्स्ट है, सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। ठीक है, यानी कि सारे बोल्शेविकों को धीरे धीरे इकट्ठा किया जाने लगा, किस लिए? कि क्रांति करेंगे, अब इस अंतिम सरकार को हटाएंगे। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने बोला, जो पेट्रोग्राद की जो सोवियत थे उनको बोला और बोल्शेविक पार्टी के लोगों को बोला कि भाई तुम क्या करो, इनको अंतिम सरकार को हटाओ और इस सत्ता पर कब्जा कर लो। ठीक है, सत्ता पर कब्जा के लिए लियान टेरेंस्की के नेतृत्व में सोवियतों की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, है ना। अब ध्यान रखना कि अक्टूबर में जो क्रांति हुई उसका जिम्मा किसको दिया गया? लियान टेरेंस्की। किसको? लियान टेरेंस्की के नेतृत्व में सोवियतों की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि ये योजना किस दिन से लागू होगी। कौन सी? कि जो तख्ता पलट होगा, यानी कि ये अंतिम सरकार को हटाएंगे और लोकतंत्र को स्थापित करेंगे बोल्शेविक। ठीक है, नेक्स्ट है 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आकांक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री टेरेंस्की कौन था और केरेंस्की कौन था, इनका ध्यान रखना। केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर ले गए। ठीक है, तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर पर घेरा डाल लिया। जो अंतिम सरकार थी उसने भी सोचा भाई अब अंतिम जोर दिखाओ और जो बोल्शेविक है इनको क्या करो, गिरफ्तार करो। और इनके जो अखबार हैं जिनकी वजह से लोगों को पता चल रहा है कि कब हमें आंदोलन करना है, आंदोलन की खबर कहाँ से पहुंच रही है लोगों के पास? लोगों के पास ये जो दोबारा क्रांति की भावना है कैसे जागृत हो रही है? ये हो रही है अखबारों की वजह से, क्योंकि अखबार या टेलीग्राम की वजह से जो सूचना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच रही है, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कौन? बोल्शेविक। और मेन कौन थे? लेनिन कर रहे हैं। तो लेनिन के विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 2 अखबार दफ्तरों को घेर लिया जो बोल्शेविकों के थे, जो क्रांति की बात कर रहे थे। और टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थित सैनिकों को रवाना कर दिया। ठीक है, और ये जो अंतिम सरकार के लोग थे उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो महल है इस पर कब्जा करो और इनका जो विद्रोह है ये दबाओ जैसे भी करके। ठीक है, पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थन को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले। मतलब आपस में अच्छे वाली लड़ाई हो गई। जो अंतिम सरकार है वो भी कब्जा करना चाह रही है राजा की सारी चीजों पर जो राजा छोड़ के गया है, और जो बोल्शेविक है वो भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जीत किसकी हुई? बोल्शेविकों की हुई, क्योंकि बोल्शेविक जो थे संख्या में वो ज्यादा थे, है ना। तो बोल्शेविकों ने क्या किया, पलक झपकते ही उन्होंने सरकारी सभी कार्यालयों पर अपना कब्जा कर लिया, जो ऑफिस वगैरह होते हैं वो, और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। जो अंतिम सरकार के जो मंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। ठीक है, ये क्या है? एक युद्धपोत है, यानी कि एक पानी का जहाज है जो नेवा नदी में गया होगा। ठीक है, नेवा नदी के आसपास से तो लड़ाई हो रही थी। तो उस दिन क्या हुआ, अरोरा नाम का एक पानी का जहाज है जिसने विंटर पैलेस यानी कि जो राजा का महल था उस पर बमबारी शुरू कर दी।
अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिकों ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरे शहर क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ चुका। ठीक है, क्रांतिकारी कौन थे? जो बोल्शेविक थे, और जो सोवियत थे वो थे। सोवियत में कौन था? मजदूर और सैनिक, जो जिन्होंने जिनके नेतृत्व में क्रांति हुई सबसे पहले, है ना। नेक्स्ट है, मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि मंत्रियों को समझ में आ गया कि अब हमारी नहीं चलेगी। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार है, अब बोल्शेविक जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। ठीक है, सारे के सारे लोग मिल गए और बोल्शेविकों का साथ देने लगे, क्योंकि बोल्शेविक सही बात करे कि लोकतंत्र आना चाहिए हमारे देश में, रूस में, सोवियत संघ में। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक है, देखो ये यहाँ पर एक कॉलम दिया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा याद करना, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको पता रहे कि 1850 से 1880 में क्या हुआ था। रूस में समाजवाद पर बहस हुई थी कि जो जितने भी संसाधन है भाई, ये गरीबों को भी दिए जाने चाहिए, ये थोड़ी है कि कुछ लोगों के हाथ में है, कुछ लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। नेक्स्ट है कि पार्टी बनाने की शुरुआत कब हुई? 1898 में। ठीक है, 1898 में शुरू हो गई थी, और जो पहली पार्टी बनाई गई थी वो थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क पार्टी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है 1905 में क्या हुआ? खूनी रविवार। ये आपको पता ही है, खूनी रविवार क्या हुआ कि जो मजदूर थे, गरीब मजदूर थे, उन्होंने राजा का महल घेर लिया था, और राजा ने क्या किया था? उन निर्मम लोगों के ऊपर गोली चला दी थी, और इसमें ये रविवार का दिन था, संडे का दिन था, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए इसको खूनी रविवार या ब्लडी संडे भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी क्रांति कब शुरू हुई? 1917 में शुरू हुई। ठीक है, 1917 में कब हुई थी? 22 फरवरी को शुरू हुई थी तालाबंदी। ठीक है, यानी कि जो मजदूर थे उन्होंने फैक्ट्री मालिकों का विरोध करना शुरू किया था, तो यहीं से ही क्रांति भड़की थी। और 2 मार्च को जार द्वारा पद, जार ने क्या किया था? पद जो है वो त्याग दिया था 2 मार्च को। 22 फरवरी को शुरू हुई थी, यानी कि 10 दिन बाद जार को पता चल गया था कि उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जनता बहुत मारेगी, है ना। नेक्स्ट है इसमें 24 अक्टूबर को दोबारा क्रांति हुई, और 24 अक्टूबर की क्रांति में क्या हुआ? पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह, और जीत किसकी हुई थी? बोल्शेविकों की हुई थी। ठीक है, 1918 और 1920 में क्या हुआ था? गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब है कि लोग आपस में ही लड़ रहे थे, किसके बीच? अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि गरीब कह रहे थे कि बोल्शेविक कह रहे हैं कि हमें दो प्रॉपर्टी। अब अमीरों के पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, और जो अमीर लोग थे वो उनको देना नहीं चाह रहे थे, तो आपस में ही लड़ाई हो रही थी। जब जैसे दंगे वगैरह होते हैं ना, उनको गृह युद्ध बोलते हैं। जैसे हमारे देश में भी होते हैं, दो धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, अपनी कोई खुन्नस निकाल रहे हैं, धर्म के ऊपर लड़ रहे हैं, जमीन के ऊपर लड़ रहे हैं, तो इसमें जब बहुत ज्यादा लोग शामिल होते हैं तो इसको हम बोलते हैं गृह युद्ध। ठीक है, यानी कि देश के अंदर ही, कोई बाहर बाहर वाला आदमी नहीं लड़ रहा, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, किसी भी बात को लेकर। तो ये 1918 और 20 में क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? कॉमिंटर्न का गठन हुआ था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और 1929 में क्या हुआ था? सामूहिककरण की शुरुआत हुई थी, ये किसने की थी? स्टालिन ने की थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है इसका ही पार्ट 4। ठीक है, इस चैप्टर का पार्ट 4 है, और इस चैप्टर का पार्ट 4 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी भी काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, 1.5 घंटा के लगभग हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अक्टूबर के बाद क्या हुआ, यानी कि जब बोल्शेविकों के हाथ में सत्ता आई, तो उन्होंने किस तरह से सत्ता में काम किया, और किस तरह से गृह युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और आपको इसके पहले के और बाद के और भी पार्ट देखने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू की और एक थ्योरी वाली। आपको जो देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज जरूर से मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और एक छोटे से कमेंट करके बताना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंटों के रिप्लाई खुद ही देती हूँ, तो प्लीज कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कोई भी आपको कमी लगती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं सारी चीजों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।